मान रही है, इसलिए वो अब इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले 7 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों ट्रैक्टर शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 7 जनवरी को यानी कि 8 जनवरी से पहले वहां पर ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से बात कही गई है कि मार्च निकाला जाएगा ट्रैक्टरों का। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। इसके साथ में आपको ये भी बताते चले कि इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे को वहां से निकाला जाएगा ये मार्च। और इसके साथ में आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार को बैठक के ठीक एक दिन पहले ये मार्च निकाला जाएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे पर 4 अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि ये मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर मार्च का एक ट्रेलर होगा। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और मेवात के रिवासन में ट्रैक्टर मार्च होगा, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल मार्ग को जाम किया जाएगा। किसानों ने बताया कि 9 जनवरी को सर छोटूराम चौधरी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया जाएगा, जिन्होंने एपीएमसी और तमाम वो कानून दिए थे जिन्हें बचाने के लिए आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन वो कृषि कानूनों की कॉपियों को आग के हवाले करेंगे और इसे एक संकल्प दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। सात तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां रिवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पटना में हमने 29 को रैली की दिसंबर में, बंबई में हमारी रैली हुई, कलकत्ता में हमारी रैली हुई, तंजावुर में, तमिलनाडु में हमारी रैली हुई, अभी भी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से दिल्ली भी आ रहे लोग, वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आज बिहार में हमने अनिश्चितकालीन कम से कम 20-25 जिलों में धरने शुरू करवाए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। अब 7 तारीख को यहाँ केएमपी में मार्च निकाला जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो आप भी सभी साथी प्रत्येक मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकालें, बैनर बनवाएं। संघर्ष अभी अधूरा है, जीतना हमारी मजबूरी है, लड़ेंगे जीतेंगे, दिल्ली चलो, इस तरह के बैनर बनाकर किसान सभी मंडियों में मार्च निकालें ताकि हमारा जो आंदोलन है उसको एक गति और मिल सके। हर गांव से कम 10 ट्रालियां जो 26 तारीख का प्रोग्राम होगा उसके लिए निकलेंगे। हर घर से एक महिला जरूर और 10 महिलाएं अगवानी करेंगे उसमें। हर घर से जो 26 तारीख का प्रोग्राम है, मेरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आप मीडिया के साथियों को पूर्ण रूप से बता देना चाहूंगा कि इस आंदोलन में मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों ने जो मुहिम शुरू की थी, अब ये सारा देश का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा प्रदेश का एक घर से हम अपील करेंगे कि जो भी मेरे को सुन रहा है मेरा साथी किसान, वो 26 तारीख को एक घर से एक व्यक्ति जरूर पहुंचेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, सबसे पहले क्या कुछ फैसले किए गए हैं? जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला, कल किसानों की बैठक हुई, क्या फैसले लिए गए? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में जो बैठकें हो रही हैं वो बैठकें लगभग कह सकते हैं बेनतीजा रहती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार के सरकार कहती है कि किसानों से कि हम बैठकर सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे, बातचीत के द्वारा ही सलूशन निकाला जाएगा, मगर किसान लगातार इस बात पर तैयार हो जाता है कि चलो बैठकर सलूशन निकाला जाए। मगर बात जिस तरीके से लगातार सरकार डेट पे डेट, तारीख पर तारीख देती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों का जो कह सकते हैं जो संयम है वो टूटता नजर आ रहा है। और बात करें जिस तरीके से अब किसानों को फिर दोबारा से डेट दे दी गई है 8 जनवरी की, और 8 जनवरी से पहले अब कहीं ना कहीं किसानों को लग रहा है कि सरकार जो है सिर्फ उनको टालम टल कर रही है, यानी कि उनको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ना कि कृषि कानून को वापस लेने की
कवायद की जा रही है, ना ही एमएसपी को लेकर जो विवाद है वो भी नहीं किया जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से 8 जनवरी से पहले ही किसानों ने अब रणनीति बनाई है कि 7 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा जो तमाम राज्यों से होता हुआ दिल्ली की सीमाओं पर आएगा, और इसे एक ट्रेलर माना जा रहा है। यानी कि 26 जनवरी की जो परेड होती है उसके पहले 23 जनवरी को एक सरकार की तरफ से एक परेड ट्रेलर निकाला जाता है, जिसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है कि तमाम जो सुविधाएं किस तरीके से झांकियां निकाली जाएगी, किस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी 26 जनवरी की परेड के लिए। उसी तरीके से अब कह सकते हैं अब ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जा रहा है, यानी कि जो 13 जनवरी को जो परेड इनकी निकलेगी, यानी ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जाएगा बड़ी संख्या के अंदर, और यहाँ तक कि किसानों को जो आंदोलन है बड़ी संख्या में होगा 13 जनवरी को। इसीलिए उसका जो ट्रेलर है, यानी कि 7 जनवरी को ट्रेलर में कराया जाएगा इनका, और तमाम जो दिल्ली की सीमाएं हैं उन पर इनको जो लेके जाया जाएगा। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को एक सीधे सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार नहीं मानती है, यानी कि 8 जनवरी को नहीं मानती है, तो कहीं ना कहीं आर पार की जो टक्कर हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसान सरकार से जूझते नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से किसान अभी भी डटे हुए हैं, लगभग 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और लगभग 60 लोगों की इसके अंदर मौतें भी हो चुकी हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार अभी भी ढीला रवैया अपना नहीं रही है, ना ही किसानों की जो बात है उसको मानने की कोशिश कर रही है। सिर्फ समझौते के द्वारा ही हर बार बैठक के अंदर यही कहा जाता है कि आपको इससे फायदा है, आपको इससे फायदा है, इतना फायदा है, मंडी के अंदर मंडी आपकी नहीं जाएगी। यहाँ तक कि जो एमएसपी पर लिखत में बात है वो भी कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात की जा रही है। मगर किसानों को आप समझ में आ रहा है सरकार सिर्फ उनको गुमराह कर रही है, सिर्फ गोल गोल घुमा रही है, ना ही बातचीत से कोई सोल्यूशन निकलने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें किसानों की, तो किसान अभी भी डटे हुए हैं कि सरकार को सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है, तीनों ही कृषि कानूनों को वापस नहीं करती है, और एमएसपी को लेकर गारंटी लिखित में नहीं दिया जाता और उसमें कानून नहीं बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई होगी। और इसके लिए तैयारी भी की जा चुकी है बिल्कुल किसानों की तैयारी तरफ से, की और भी जा रही है, किसान पूरे लेकिन देश के राजीव अंदर एक बात समझने की हम कोशिश करें कि ये जो मार्च था वो 6 तारीख से निकालना था, अब 6 से इसको 7 किया गया, क्या वजह इसके पीछे रही? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं की जो भागीदारी है, किस तरह की भागीदारी इसमें महिलाओं की होने वाली है, क्योंकि एक टुकड़ी तैयार की गई है महिलाओं की, कल रिहर्सल भी हुई। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से पहले 29 तारीख को बैठक होनी थी और फिर बाद में वो सरकार की तरफ से 30 तारीख कर दी गई, इसीलिए जो कह सकते हैं ट्रैक्टर मार्च किया जाना था किसानों की तरफ से वो 6 तारीख को किया जाना था, इसीलिए वो 7 तारीख को कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक रवैया अपनाया जा रहा है कि सरकार अगर उनको कहीं ना कहीं कम आंकने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए वो भी अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 6 की जगह पे 7 कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो उसकी बड़ी भूमिका बनाई गई है इसके अंदर कि पहला 6 तारीख को जो था वो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ट्रैक्टर मार्च निकालना था, अब वो 7 तारीख को कर दिया गया। तो 7 तारीख को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 8 तारीख की आपकी बैठक जरूर है, 8 बैठक से पहले हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, और वो बड़ी संख्या में निकालेंगे। यहाँ तक कि पूरे देश के जो किसान होंगे वो ट्रैक्टर मार्च के द्वारा ही कह सकते हैं दिल्ली की सीमाओं पर आएंगे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो या फिर और तमाम बॉर्डर हो, सबको सील किया जाएगा। और सबसे पहले एक चीज स्पष्ट की जा रही है, जब तक सरकार नहीं मानेगी, तीनों ही कृषि कानून को वापस नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कितने भी दिन लग जाए। मगर किसानों की तरफ से ये सीधा संकेत दे दिया गया है कि सरकार नहीं हटती है पीछे, तो हम उन्हें हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और समझने की हम कोशिश करें कि राजीव, जिस तरीके से फैसला लिया गया है और 7 तारीख से इसकी शुरुआत की जाएगी, 8 को एक बार फिर से बैठक है, क्या इसका असर बैठक पर पड़ने वाला है? क्या सरकार समझेगी किसानों की समस्या को? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 7 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकालना वो सिर्फ इसीलिए निकाला जा रहा है कि ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ सके। मगर बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख को जरूर सरकार के ऊपर पहले भी प्रेशर पड़ा हुआ है, और इसीलिए अब 8 तारीख को प्रेशर जरूर पड़ेगा। मगर सरकार अभी भी वही रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है कि बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर किसानों को जो बेनिफिट होना चाहिए था वो समझा नहीं पा रही है। मगर क्यों, जिस तरीके से सरकार सिर्फ एक ही तरीका अपनाया हुआ है, सिर्फ उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी खेती के पास से ही, यानी खेतों पे से ही आपकी फसलें खरीदी जाएगी, आपकी अनाज खरीदा जाएगा, धान खरीदा जाएगा, मगर आपको प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए। मगर सीधा सीधा किसान जो कह रहे हैं वो साफ साफ है कि सरकार जो है वो मंडियां खत्म करने वाली है, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से चुने हुए दामों पर खरीद सके। मगर किसानों को एक चीज समझ आई जा रही है, सिर्फ वो अपनी मर्जी से वो अपने पसंद के दामों पर बेच सकती है, मगर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर होगा
वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है उसे प्रॉफिट कहाँ से करना है, मुनाफा कहाँ से कमाना है, किसानों से कितने में खरीदनी है। अगर वो ऊंचे दामों में खरीदेंगे तो ऊंचे दामों में बेचना भी पड़ेगा उनको आटा, मगर अगर वो नीचे कम दामों में खरीदेंगे तो कम दामों में बेचना भी पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सूरतों में प्राइवेट सेक्टर का ही फायदा नजर आ रहा है। जी लेकिन एक बात और समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि पिछले 42 दिनों से लगातार आप किसानों के बीच में उनकी तकलीफों को समझ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो किसान हैं उनके निधन हो रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है रात की, अगर खास तौर पे हम बात करें, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, येलो अलर्ट दिल्ली में है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं ताकि दर्शक समझ सकें? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें अपने दर्शकों की समझाने की कि किसान जो है लगभग 40 दिन से ज़्यादा बैठे हुए हो चुके हैं, यानी कि 42 दिन हो चुके हैं। और जिस तरीके से ठंड का कहर बढ़ रहा है और ऊपर से बारिश, यानी कि लगभग 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और रुक-रुक के बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं किसानों को। मगर बात करें जिस तरीके से किसान अभी भी डटे हुए हैं, चाहे वो बारिश के अंदर है या फिर ठंड के अंदर है या फिर कहें सड़कों पर अपने बीवी बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, मगर सबसे बड़ी एक चीज़ स्पष्ट है, सरकार के ऊपर कोशिश ज़रूर की जा रही है। मगर बात करें बारिश के ऊपर, ये बारिश जिस तरीके से हो रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही है। मगर सरकार की तरफ से, किसी भी सरकार की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से किसानों को कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। सिर्फ़ इतना कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम ज आपके साथ हैं, हम ये सरकार को अगर संकेत देना पड़ेगा तो हम देंगे, आपकी लड़ाई में शामिल हैं। मगर जो ठंड से बचने के लिए सुविधाएँ होनी चाहिए या बारिश से बचने के लिए सुविधाएँ होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से आम नागरिक ज़रूर परेशान होता नज़र आ रहा है। मगर जी बात करें मीडिया की, तो अगर मीडिया जैसे रात के टाइम जाता भी है, तो कहीं न कहीं ठंड इतनी लगती है, बारिश से बचने के लिए खुद मीडिया वालों को बचना पड़ता है, गाड़ियों को सहारा लेना पड़ता है या दुबकना पड़ता है। मगर जो लोग कह सकते हैं किसान बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं बारिश से 2-4 होते हुए नज़र आते हैं, ठंड से भी 2-4 होते हुए नज़र आते हैं। मगर सरकार की तरफ से अभी भी अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है ताकि किसानों के बारे में नहीं सोचा जाए। शायद सरकार यही सोच रही है, किसानों को ऐसी तरीके से तंग होने दिया जाए और थक हार कर किसान अपनी थक हार जो के किसान परेशानी जो है है वो उनको वापस वापस अपने लेके अपने प्रदेश, अपने अपने घर चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह के हालात वहां पर हैं और कल की बैठक में क्या कुछ फैसला किसानों ने लिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 7 जनवरी 2021 को ड्राई रन चलाया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में ये ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ में कोविड-19 के इस वैक्सीन को लेकर मामले की बातचीत की और साथ में समझने की कोशिश की कि किस तरीके से तमाम जो जिले हैं वहां पर ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ में आपको ये भी बताते चलें कि उपायुक्तों के साथ में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक भी की गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि ड्राई रन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए और ब्रिटेन से आए लोगों में कोविड-19 के नए स्ट्रेन को लेकर ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी सख्ती से करें। ड्राई रन में शामिल होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के अनुसार पंचकुला जिले में 2 जनवरी 2021 को ड्राई रन चलाया गया था। इसे आगे बढ़ाते हुए अब 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट की पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक अभ्यास करना होगा। और अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार ड्राई रन पूरे देश के बाकी राज्यों में हो रहे हैं, अब हरियाणा में भी पूरे राज्य में होगा। 7 तारीख को क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुख्य सचिव जो है विजय वर्धन, उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी तथा स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इसमें तमाम जिलों के जो 22 के 22 जिलों के डीसी थे, तो उसमें इसकी कोरोना वैक्सीन का जो दूसरे चरण में जो ट्रायल है उसके लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 7 जनवरी को ये एक बार दोबारा से ड्राई रन जो है चलाया जाएगा, जो कि शहरी इलाके में तीन जगह तथा 3 ही ग्रामीण इलाकों में ये ड्राई रन सुबह 11 बजे और दोपहर 1 बजे किया जाएगा। इससे पहले 2 तारीख को भी हरियाणा के पंचकुला और 1-2 इलाकों में ये ड्राई रन किया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो कि कामयाब रहा था। जी
एक बात अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में तमाम तरह की रख रखाव की भी बातें होंगी, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है बैठक के अंदर, और किस तरीके से क्या इस तरह की सुविधाएं तमाम विधानसभाओं में पहुंचाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए तैयारी विधानसभाओं में कहीं जिला लेवल पर हर तरह की जो तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। इसके रखरखाव के लिए भी जब अभी ये ड्राई रन होगा तो उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और वैसे जब वैक्सीन का जब असली ट्रायल होगा या वैक्सीन दी जानी शुरू होगी, उसके लिए भी पूरी जो तैयारियां हैं प्रदेश की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, वो पूर्ण कर ली गई है। अब ये ड्राई रन उसी का एक ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि जैसे ये पहला ट्रायल कामयाब रहा, उसी तरह अब ये पूरे प्रदेश लेवल पर इस ट्रायल को किया जा रहा है ताकि ये भी कामयाब रहे और आने वाले जो समय में जब कोरोना वैक्सीन पेशेंट को या जनता को दी जाए तो ये पूर्ण रूप से सही साबित हो। जी, लोग शामिल होंगे और किस तरीके से पूरा ट्रायल जो है वो खत्म किया जाएगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी दी गई है? किन किन इलाकों में इसको लेकर शुरुआत में ट्रायल किया जाएगा? ये देखिए, ये पूरे आज ये जो सेकंड जो ट्रायल है ये पूरे प्रदेश में होगा, जिसमें 3 ग्रामीण इलाके लिए जाएंगे, 3 शहरी इलाके लिए जाएंगे। ये पूरा उसी तरह ही लेगा और जब कोरोना वैक्सीन जब आ जाएगी तो उसको जो चरण है चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन प्रदेश की जनता को दी जाएगी। पहले जो है जो फ्रंट लाइन के जो है जो इसको कहें स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सेकंड जो फिर उसके बाद सेकंड जो फ्रंट लाइन मानी जाती है जिसमें केंद्रीय पुलिस बल, नगर पालिका के जो लोग हैं, इन तरह सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं उनको तीसरी श्रेणी में रखा गया। चौथी श्रेणी वो है जो 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे लोग को टीकाकरण किया जाएगा जो बीमार हैं। इस तरह की रूपरेखा स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के तैयार की गई है और इसी तरह कोरोना वैक्सीन जो है प्रदेश में दी जाएगी। जी, संक्रमण जब शुरू हुआ था तब से ही हरियाणा चंडीगढ़ को कवर किया, देखा कि किस तरह से फैल रहा है। जबकि चुनौतियों को देखें और आज जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है तो किस तरह की चुनौतियां नजर आने वाली हैं? ड्राई रन की अगर हम बात करें तो वहां किस तरह की चुनौती होंगी? देखिए, अभी जो चुनौती जो कहें कि किस तरह की होगी, ये अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पहला जो ट्रायल था वो बिल्कुल कामयाब रहा जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया। उसमें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी की बात करें वो नहीं आया। जिस तरह से एक रूपरेखा इस ट्रायल की तैयार की गई थी, बिल्कुल हूबहू वो ट्रायल उस तरह किया गया। और आज के जो दूसरा जो 7 जनवरी को जो ट्रायल किया जाएगा उसमें भी रूपरेखा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार की जा चुकी है। और जो जैसे कोरोना वैक्सीन जब आने के बाद जिस तरह कोरोना वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा जनता पर, और उसी तरह खाका तैयार किया गया है, इसका हूबहू उसी तरह खाका तैयार किया गया है। और वो 50 साल से ऊपर या फ्रंट लाइन में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये ट्रायल होगा। उसी तरह रूपरेखा तैयार करते हुए आज का जो 7 जनवरी का जो ट्रायल है वो होगा। जी, अभिषेक, एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम समझने की कोशिश करें, लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह की जो भ्रांतियां हैं वो अभी से फैलनी शुरू हो चुकी हैं कि इसके ट्रायल से, यानी कि अगर वैक्सीनेशन किया जाता है तो जो शख्स है वो नपुंसक हो सकता है। इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, तो क्या इससे सचेत है प्रशासन? इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, इसको लेकर भी कोई निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, ये बैठक के अंदर उस तरह का तो कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि भ्रांतियों को लेकर भी कोई स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आदेश या तैयारी की बात करी गई हो। लेकिन ये जरूर है कि समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से, अधिकारियों की ओर से, या फिर कहें कि जो स्वास्थ्य मंत्री है जो अभी कोरोना से सही होके आए हैं और जो कि अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि भाई जो भ्रांतियां हैं उस पर भ्रांतियों पर कोई भी ध्यान ना दे, क्योंकि वो कोरोना वैक्सीन के ऊपर किसी तरह का भी जो है डाउट ना करे। और ये आगे चलकर ये जो महामारी है इसकी जो एक जो जड़ से जो खत्म होगा वो कोरोना वैक्सीन ही इसको करेगी। और बिल्कुल भी लापरवाही, इस पर किसी तरह की लापरवाही ना बरते। जो कोरोना से जो अभी बचे हुए हैं वो बचे रहे और अपना बचाव रखें जब तक कोरोना वैक्सीन उनको नहीं लगती। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। 7 तारीख से यानी कि कल इसको लेकर ड्राई रन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से पूरे के पूरे प्रदेश में इस तरह के ड्राई रन को सफल बनाया जाएगा। रुक करते हैं और भी खबरों का। आपको बताएं कि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में भले ही एनसीबी और मुंबई पुलिस आए दिन छापेमारी कर रही है, बावजूद इसके ड्रग डीलरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां ड्रग्स की चपेट में आ चुकी हैं। वही हो रही लगातार गिरफ्तारी और छापेमारी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि अलग अलग जगहों पर सूचना के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं। आपको यह भी बताते चलें कि अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल के बांद्रा यूनिट ने विक्रोली इलाके में 106 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 28 लाख से ज्यादा आंकी गई है और साथ में एक टेम्पो भी जब्त किया गया है। इसकी कीमत 3,50,000 बताई जा रही है। इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया जा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नशे के सौदागर बेखौफ अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। मलाड की अगर बात करें तो मलाड का मालवड़ी हो या फिर पठानवाड़ी, दहीहर की झुग्गी हो या फिर झोंपड़ी या फिर धाराबाई का स्लम, इन इलाकों में नशे के कारोबार को इस तरीके से लगातार पनपता जा रहा है जिस तरीके से बरसात में मेंढक पनपते हैं। बरसात में आपको बताएं कि एनसीबी और मुंबई पुलिस ने नशे के सौदागरों और नशेड़ियों की कमर तोड़ने में जुट चुकी है और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से लगातार अलग अलग जगहों पर सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी और एनसीबी के द्वारा भी छापेमारी की जा रही है ताकि नशे के इस कारोबार को जल्द से जल्द मुंबई से जड़ से खत्म किया जा सके। मुंबई में सब्जी की ट्रांसपोर्टेशन के आड़ में गांजा लाया जाता है और उसका सेल मुंबई सबर्ब्स और बाकी के एरिया में किया जाता है। इस प्रकार की गोपनीय सूचना एंटी नार्कोटिक सेल को मिली थी। एंटी नार्कोटिक सेल के बांद्रा यूनिट ने इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 एक्यूज को अरेस्ट किया है जिनके पास से 106 किलो गांजा जब्त किया गया है और इसी कार्रवाई में एक आइशर टेम्पो भी जब्त किया गया है। इस पूरे सीज कॉन्ट्राबैंड और व्हीकल इनकी कीमत जो है वो 28 लाख रुपए है। इन तीनों अरेस्टेड एक्यूज ने ये जो गांजा है कहाँ से लाया था, ये किसको सप्लाई किया जाना था और बाकी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं लाइव। मुरारी सिंह, अगर जानने की कोशिश करें कि क्या आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, 106 किलो जो बरामद किया गया है, ये क्या कुछ अपडेट विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में इस समय जहां एनसीबी बड़े पैमाने पर ड्रग्स और नशेड़ियों को लेकर के नकेल कस रही है, वहीं बांद्रा क्राइम ब्रांच ने भी बड़ी सफलता के साथ जो छापेमारी विक्रोली इलाके में की है वो बड़ी कामयाबी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है बड़े पैमाने पर जो है कि नशीली पदार्थ और 3 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब पूछताछ हुई तो इसमें और भी खुलासे होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई का सबसे पॉश इलाका बांद्रा, दादर, अंधेरी, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर पिछले कई दिनों से ड्रग्स पेडलरों की आवाजाही थी और पुलिस ने और खास करके क्राइम ब्रांच और एनसीबी ने जिस तरीके से मुखबिरों के जरिए छापेमारी कर रही है, जहां बड़े पैमाने पर ड्रग्स पेडलर हिरासत में आ रहे हैं, वहीं ये जो विक्रोली में छापेमारी हुई है ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जी मोहित, लेकिन एक बात अगर समझने की कोशिश करें कि लगातार अलग अलग तरह के जो पैंतरे हैं ये ड्रग डीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सब्जियों की गाड़ियों में छिपा कर ला रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण ये पुलिस प्रशासन के लिए भी है और एनसीबी के लिए भी है। देखिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मुंबई में भाजी की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां से भाजी आते हैं, ट्रक के रास्ते आते हैं, फिर गोडाउन से आते हैं और ऐसे में ये जो ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स माफिया कह सकते हैं जो है, ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के साथ अपनी साठगांठ बनाते हैं, किस जगह पर भाजी किस गाड़ियों में किस तरीके के ड्रग्स जो है कि पदार्थ वो उसमें लाते हैं, इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं उन ट्रांसपोर्ट के लोग भी शामिल होंगे, वो भाजी के वो विक्रेता भी शामिल होंगे जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन्हें रिमांड पर लेती है और क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या और 2-4 नाम सामने आ सकते हैं। जी
लेकिन एक बात और मुरारी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसको लेकर। एक शक जाहिर ये किया गया है कि क्या नक्सल कनेक्शन भी इसके साथ हो सकता है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर ये किया जा रहा है और जितनी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, इसमें नक्सल के कनेक्शन की बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है? देखिए मोहित, इस मामले पर जो है कि आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच या एनसीबी की तरफ से कोई रिपोर्ट या कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स माफिया, जिस तरीके से ड्रग्स पैडलर मुंबई में लगातार ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई संस्था है, चाहे कोई तो इसमें टीम है जो इसको लीड कर रही है, कई लोग हैं। देखना ही होगा कि जब पुलिस इनसे रिमांड लेती है, पूछताछ होती है, तो क्या उन लोगों के नाम सामने आते हैं जिस पर शंका जताई जा रही है। बहरहाल जितने 5-7 महीने में जो भी छापेमारी हुई है, उसके बावजूद भी इन इलाकों में ड्रग्स पैडलरों के हौसले नहीं टूट रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिससे इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जी लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जब ड्रग्स के इस मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही लगातार एनसीबी एक्शन में, कई बड़े सितारे उनको भी इस पूरे मामले को लेकर वो फंस चुके हैं, इसको लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है। बावजूद इसके जो इसके हैंडलर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सप्लाई कर रहे हैं, आखिरकार वो कैसे बच रहे हैं? क्यों आखिरकार उनके ऊपर से गन जाने का चल रहा है? देखिए मोहित, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है क्योंकि एनसीबी ने अभी तक इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के तमाम ऐसे लोग थे जो एनसीबी के रडार पर थे और कई लोगों से पूछताछ हुई थी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से बांद्रा, अंधेरी, जोगेश्वरी, खार, माहिम, सांता क्रूज, जुहू, ऐसे जो पॉश इलाके हैं, यहाँ पर आए दिन छापेमारी हो रही है। ड्रग्स, एमडी, गांजा, चरस, ऐसे तमाम नशीले पदार्थ यहाँ पाए जा रहे हैं। तो इसमें जरूर ऐसे कुछ लोगों का हाथ है, कुछ ऐसे लोगों का सहयोग है कि बड़े ही आसानी से काम को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार नशीले जो पदार्थ हैं उनका सेवन भी लोग कर रहे हैं और साथ में इसका व्यापार किस तरीके से फल फूल रहा है। लेकिन बड़ी कामयाबी इसको लेकर एनसीबी को मिली है, उन्होंने एक्शन लिया है। 106 किलो ये ड्रग्स जो जब्त की गई है और एक्शन लिया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।